जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी 15/12/2024 की विज्ञप्ति को आपके लिए लेकर आई हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप पार्टी द्वारा जो कही हुई बातें हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरव यात्रा पर संसद में काफ़ी गर्म चर्चा, किंतु इसका महत्व और उसकी उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से यह स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और न्याय तथा आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। इसका जवाब हाँ में संभव नहीं होने के कारण शासक दल इधर उधर की बातें करके ही ध्यान भटकाएंगे। लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में है कि बड़ा दिल करके ये स्वीकार किया जाए कि देश पर राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर क्या देश का हाल आज इतना बदहाल और समाज का हर वर्ग अत्यधिक शोषित और पीड़ित नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि संविधान के साथ साथ इसके मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आदर सम्मान देने के मामले में भी देश पर राज करने वाले लोगों और पार्टियों ने ही अपनी संकीर्ण सोच और जातिवादी राजनीति से देश के संविधान को फेल करने का काम किया है। किंतु संसद में संविधान को लेकर विशेष चर्चा में भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसे संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ हावी। साथ ही गरीबों और मजलूमों की ही पार्टी होने के नाते एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा लाए जाने वाले संबंधित विधेयक का भी स्वागत करती है। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और आम जनहित में कार्य करना बेहतर होगा। सुश्री मायावती जी की मीडिया वार्ता। लखनऊ 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे कि विदित है कि अपने देश के महान व्यक्तित्व और विद्वान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरव यात्रा पर इस वर्ष भी संसद में काफ़ी गर्म चर्चा चल रही है और इस चर्चा का महत्व और उनकी उपयोगिता आदि तभी संभव है जब खुले मन से ये स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और न्याय तथा आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। क्योंकि भारत का संविधान व उसके लोकतंत्र की शोभा यहाँ देश की अपार उन्नति और यहाँ के लोगों की बहुत तरक्की के लिए जरूरी होने के साथ साथ विकसित देश होने का भी प्रमुख मापदंड भी है। स्पष्ट है कि यहाँ इसका जवाब हाँ में देना संभव नहीं होने के कारण शासक दल इधर उधर की बातें करके ही ध्यान भटकाएंगे। लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में निहित है कि बड़ा दिल करके ये स्वीकार किया जाए कि देश पर अब तक राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर अपने देश का हाल आज इतना बदहाल नहीं होता कि यहाँ लगभग 80 करोड़ लोगों को रोजगार के अभाव में अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े से सरकारी अनाज का मोहताज जीवन गुजारने को मजबूर नहीं होना पड़ता। साथ ही अभी भी यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी और अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्र और युवा वर्ग, महिलाएं और बुजुर्ग आदि ये सभी अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित भी हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि देश पर राज करने वाले लोगों और पार्टियों ने ही देश के संविधान को फेल करने का काम भी किया है। शायद यही कारण है कि संसद में जब अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है तो उसमें भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसे संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा हावी नजर आता है।
जिससे मामला फिर से कुल मिलाकर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत बनकर रह जाएगा। यह स्थिति देश के लिए अति दुखद और लोगों के भविष्य के लिए भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता और विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का ही काफी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है और इस मौके पर भी कोई अपने स्वार्थ में संविधान की प्रति कॉपी को माथे पर लगा रहा है तथा कोई इसे अपने हाथ में लेकर इसको दिखाने में लगा है और अब तो इसकी आड़ में देश और जनहित के मुद्दे, जरूरी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए जा रहे हैं। जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अपने देश में पहली बार बनी कांग्रेस सरकार में ही यह भांप गए थे कि केंद्र और राज्यों में सत्ता जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोगों के हाथों में रहते हुए यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को जिंदगी के हर पहलू क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी इन्हें संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनका अब इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और यह सब बाबा साहेब ने केंद्र में पहले बने कानून मंत्री पद पर रहते हुए खुद ही होते हुए भी देखा था, जिससे दुखी और चिंतित होकर फिर इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि उस समय की कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहेब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था और तब फिर इनको मजबूरी में इस संदर्भ में अपनी बात मीडिया में ही रखनी पड़ी थी, जिससे उस समय संविधान और इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था और फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से भी इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत होने के बाद भी केंद्र में काफी वर्षों तक रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में इनको हर मामले में पात्र रहे भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिससे फिर इस पार्टी के सत्ता से हटने के बाद BSP के अथक प्रयासों से ही श्री VP सिंह जी की सरकार में इनको यह सम्मान दिलाया गया था। उसी समय वर्षों से लटकी पड़ी OBC वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया था। उसी समय वर्षों से लटकी पड़ी OBC वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में रही इसी कांग्रेसी पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यह है कि भारतीय संविधान के प्रति इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा, जो अब यह पार्टी इन वर्गों के वोटों की खातिर इन्हें गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अब इस पार्टी के ही नक्शे कदम पर BJP और अन्य विरोधी पार्टियां भी चल रही हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उस समय अपने इन वर्गों के लोगों को भी यह कहा था कि यदि इन वर्गों के लोगों को वास्तव में संविधान का सही से पूरा लाभ लेना है तो फिर उन्हें केंद्र और राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि इनको संविधान का सही से पूरा लाभ लेने के लिए अब पंडित नेहरू के परिवार से व अन्य सभी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों से भी अब कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो यह सब हमें काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अब पार्टी इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर यह भी कहना चाहती हूँ कि इस बार संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष की तरफ से भी इन वर्गों के वोटरों को लुभाने के लिए खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश के SC, ST और OBC वर्गों के आरक्षण को लेकर काफी कुछ हवाई बातें कही हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।
और यदि इस मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां संसद में चुप ही रहती हैं तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की ही सरकार के समय में वैसी पार्टी की मिलीभगत से सपा ने SC/ST वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफी डटकर विरोध किया था तथा इस बिल को समाजवादी पार्टी ने संसद में ही फाड़कर फेंक दिया था, जिस बिल को लाने के लिए हमारी पार्टी को काफी संघर्ष भी करना पड़ा था, जो यह बिल अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। इससे बीजेपी की भी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है, जो इसे पास कराने के कतई भी मूड में नहीं है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इन वर्गों के पूरे आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि इस मामले में बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं हैं और अभी भी हमें सत्ता और विपक्ष द्वारा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने और इसे खत्म करने के लिए इन सब की सोच लगभग एक जैसी ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर कोर्ट की आड़ में भी इनके आरक्षण को प्रभावहीन बनाने में व आगे चलकर इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश करने में लगी हुई हैं, जिनसे इन वर्ग के लोगों को हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि इसके अनेक उदाहरण इनके सामने हैं। इसके साथ साथ देश में सर्व समाज में से गरीब, असहाय, बेरोजगार लोगों को भी रोजी रोटी के साधन ना के बराबर ही मिल रहे हैं। आए दिन यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। पिछले काफी वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था भी कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे में अब वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भी जो किस्म के संकल्प लिए जा रहे हैं, तो उनसे अब देश की जनता को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसके साथ ही अब मैं देश के संविधान में सत्ता और विपक्ष द्वारा अब तक किए असंख्य शोधनों के संदर्भ में भी ये कहना चाहती हूँ कि यदि सरकार द्वारा संविधान में संशोधन अपनी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति या संस्था आदि को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, तो उसका फिर हमारी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करेगी, अर्थात उसका डटकर विरोध करेगी। और यदि इसके विपरीत संविधान में संशोधन देश और आम जनता के हित में किए जाते हैं, तो फिर तभी हमारी पार्टी उसका पूरे तहे दिल से समर्थन भी करेगी। हालांकि इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व में अनेक बार बनी केंद्र की सरकार में खासकर SC/ST और OBC वर्गों के हितों की जो इनकी उपेक्षा की गई है, जिसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, ये अति दुख की बात है। इसमें इन वर्गों के प्रति हीन और जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है, जो अब यह आगे नहीं होना चाहिए। और इनके ऐसे जो भी मामले अभी तक भी लटके पड़े हैं, उन्हें जल्द ही संसद में भी लाकर पास भी कराना चाहिए। इसके साथ ही इन वर्गों के आरक्षण को निष्प्रभावी और प्रभावहीन बनाने के लिए जो आए दिन आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उन पर भी रोक लगाने के लिए इसे विधान की 9वीं अनुसूची में ज़रूर डालना चाहिए। संक्षेप में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि हर वर्ष संसद में संविधान पर चर्चा कराने के साथ साथ ये भी उचित होगा कि सत्ता और विपक्ष को देश और आम जनहित में या जाति या धर्म से भी ऊपर उठकर बाबा साहेब द्वारा निर्मित किए गए अपने बेहतरीन विधान पर अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमल करना चाहिए तथा इसकी आड़ में उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। इस खास सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करती है। वैसे भी हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की ही पार्टी है और इस पार्टी के संगठन और चुनाव आदि भी इन्हीं के ही बलबूते चलाए और लड़े जाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दलों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों आदि से कोई भी आर्थिक मदद नहीं लेती है। ऐसे में एक साथ चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्चों का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी चुनाव आचार संहिता न लाने की वजह से भी जनहित के कार्य ज़्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना सही नहीं है, अर्थात इस
मामले में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और आम जनहित में कार्य करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इस सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।